और शुरुआत करते हैं मुंबई की खबर के साथ। मुंबई की पुरानी और जर्जर होती इमारतों और साथ ही झुग्गियों के लिए रीडेवलपमेंट कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस रीडेवलपमेंट की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। टीडीआर या ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स निजी बिल्डरों को मुफ्त में पुनर्विकास का काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसके बदले उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिलती है। लेकिन हाल के बदलावों के बाद टीडीआर का फायदा उठाना बिल्डरों के लिए मुश्किल और महंगा हो गया है। मुंबई दुनिया के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजारों में से एक है और ये दाम और बढ़ने वाले हैं, इसलिए क्योंकि विकास के अधिकार के तबादले की दर या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर पिछले 2 महीने में लगभग 2 गुनी हो गई है। 2 महीने पहले 2500 रुपए प्रति वर्ग फुट की प्रॉपर्टी अब 4000 रुपए प्रति वर्ग फुट पर बिक रही है। On 10,000 rupees, the price going up by 2,000 rupees. 10,000 की कीमत में 2,000 का इजाफा हुआ है। इसका मतलब 20% की बढ़त। बोरीवली, कांदीवली और दहिसर में इसका असर पड़ेगा। Affordable housing of the northern suburbs like Borivali, Kandivali, Dahisar, the impact will be felt. टीडीआर दरअसल एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो झुग्गियों के मुफ्त पुनर्विकास के बदले सरकार बिल्डर्स को देती है। इन सर्टिफिकेट के एवज में बिल्डरों को उतनी ही जमीन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मिलती है। बिल्डर चाहें तो दूसरे बिल्डरों के साथ इनका सौदा भी कर सकते हैं। In the suburbs of Mumbai, the FSI usually available is 1, which means मुंबई के उपनगरों में एफएसआई करीब 1 है, यानी आप प्लॉट की ज्यादा से ज्यादा जगह पर निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको टीडीआर मिलता है तो आप 2 गुना निर्माण कर पाते हैं। इससे बिल्डर को फायदा होता है और कीमतें भी लगभग आधी हो जाती हैं। टीडीआर दरों की इतनी तेजी से बढ़ने की वजह क्या है? इसका सीधा जवाब ये है कि टीडीआर स्टॉक कुछ लोगों के हाथों में है। मौजूदा नियमों के अनुसार बिल्डर 33% टीडीआर सरकार से खरीद सकते हैं, लेकिन 67% हिस्सा बाजार से लेना पड़ता है, जिसका भरपूर फायदा उठाया जाता है। कुल टीडीआर तकरीबन 10 लाख वर्ग फुट बताया जाता है, जबकि इसकी सालाना मांग 70 लाख वर्ग फुट के आसपास है। इसमें से ज्यादातर डीबी रियलिटी और आरएनए जैसे चुनिंदा बिल्डर्स के हाथों में है। TDR is manufactured or produced or made by only a few developers. टीडीआर कुछ ही बिल्डर बना पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक साथ आकर काम करना चाहिए और कीमतें बढ़ानी चाहिए। पिछले 3-4 महीनों के अंदर हर 15 दिन में टीडीआर में 10% का इजाफा हुआ है। Prices of TDR in the last 3 to 4 months was about 2,500 rupees a square feet. Every week and every fortnight there has been a jump of 10%, 15%. बढ़ते दामों के साथ साथ पुनर्विकास थमता जा रहा है। बिल्डर इस उम्मीद में है कि सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि टीडीआर पर एकाधिकार खत्म हो सके। एक बड़ा बदलाव यह है कि अब इंडस्ट्री चाहती है कि गवर्नमेंट टीडीआरएस पर लगे हुए कैप 33% से 67% करे। इससे कुछ कंपनीज की मोनोपोली खत्म होगी। मुंबई से निखिल शिवदास, एनडीटीवी के लिए। तो चलिए टीडीआर के मसले पे और बहस करते हैं। बसेश गाला हमारे साथ हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग और सेल्स रवि ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और श्री शुभांकर मित्रा, हेड स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग वेस्ट जोन्स लैंग लसाल इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। बसेश जी, आप बताइए समस्या कहां से आ रही है? क्या जो डेवलपर इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, आरएनए उनमें से एक बड़ा डेवलपर है, क्या उनकी तरफ से माल आगे नहीं लाया जा रहा है, या पीछे से पुनर्वास की योजनाएं जो अब धीमी पड़ती जा रही है उनकी वजह से टीडीआर का जो रेट है वो कम हो गया है? देखिए, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स लागू होता ही है। जब सप्लाई और डिमांड में एक बहुत बड़ा मिसमैच आ जाता है तो प्राइसिंग डेफिनेटली अग्रेसिव हो जाता है, प्राइसिंग कुछ हाथों में रह जाते हैं। ऑल्सो जैसे हमें पता है कि जब प्लेयर्स जब 1 या 2 ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा 1 या 2 प्लेयर्स ही से कंट्रोल करते हैं तो एक नॉर्मल टेंडेंसी बन जाता है वो प्राइस को हाई करने के लिए, बिकॉज वो प्योर प्रॉफिट बदल जाता है। तो डेफिनेटली एक ऐसा ट्रेंड दिखा है मार्केट में कि अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इजिली अवेलेबल नहीं, और इसके कारण टीडीआर के प्राइसेस हाई हुए हैं। जी शुभांकर, थोड़ा सा एक जानकारी आपसे यहाँ हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहेंगे, क्योंकि इस पेचीदा मुद्दे को सब नहीं समझते हैं। आखिर ये पूरा जो तरीका था किस तरह से काम करता था? देखिए, इसमें ऐसा है, अगर झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वासन होता है
या रोड बनते हैं या कोई भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं जो डेवलपर करता है, तो उसके काम की एवज में एक TDR सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो TDR सर्टिफिकेट लेके कोई भी डेवलपर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको एक FSI मिलता है उसके जगह में आप उसके ऊपर और 67% ज़्यादा बना सकते हैं यूजिंग दिस TDR। तो अभी हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड TDR है उसका तकरीबन काम लगभग बंद हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है जिसकी वजह से TDR जनरेट हो सके। सेकेंडली, जो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, झुग्गी झोपड़ियों की पुनर्वासन की योजना है, वो भी काफ़ी कम हो रहा है। और पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि जो डेवलपर उस तरीके के काम करते हैं वो लोग TDR सर्टिफिकेट बेचने के बजाय खुद के प्रोजेक्ट में यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो उसके वजह से मार्केट में एक कमी आई है TDR सर्टिफिकेट की, और ये जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है इसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि पुनर्वास के कार्य की वजह से जो बिल्डरों को TDR मिलता है उसको वो आगे सबर्ब्स या उपनगरों में इस्तेमाल करते हैं वहां प्रोजेक्ट्स बनाने में, तो क्या उपनगरों के दामों में और ज्यादा उछाल देखा जाएगा? शुभांकर जी, आप बताइए, क्या हम और ज्यादा तेजी देखेंगे उपनगरों में? यदि बांद्रा की बात करें या दहिसर जैसे इलाकों की बात करें, क्या वहां और तेजी आएगी क्योंकि TDR रेट्स अब और ज्यादा तेज हो गए? प्राइस में बढ़ोतरी तो होगा ही। TDR कॉस्ट जो 2000-2500 रुपये पर स्क्वायर फीट था वो अब करीबन 4-4.5 हज़ार रुपया स्क्वायर फीट हो गया है। हालांकि इसका जो कंपोनेंट है ओवरऑल प्रोजेक्ट में वो करीबन 30-35% होता है, तो उतना अमाउंट ऑफ कॉस्ट डेवलपर को एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर दिखेगा। जी बिल्कुल। गाला साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो बाकी के डेवलपर्स हैं, अगर उनको आपत्ति है इस बात से कि एक मोनोपोली सी बनती जा रही है, तो इस मुद्दे को आगे उठाया क्यों नहीं जाता है सरकार के पास? इट्स जो स्लम का TDR जैसे हमने डिस्कस किया है 97 में आया हुआ है, तो तभी एक इजी शॉर्टकट वे बन गया था, एक इजी मेथड बन गया था कि हम FSI को ऑलमोस्ट डबल कर सके। अभी हालांकि ये प्राइस डबलिंग रीसेंट डेवलपमेंट है, तो मेरे हिसाब से काफी एक लॉबी बन रहा है जो कंप्लेन कर रहा है गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट 33% TDR जिससे गवर्नमेंट से ले सकते हैं उससे डबल करे। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव मेथड रहेगा कि ये जो मोनोपोली है या स्ट्रॉन्ग मार्केट है उसे कंट्रोल करने के लिए। बट मैं अगेन मानता हूँ कि एक इकोनॉमिक्स है, लॉ एंड डिमांड है, एंड एक डेवलपर का धीरे धीरे शिफ्ट होते भी दिखा जाएगा टूवर्ड्स स्लम रिहैब प्रोजेक्ट्स। जो स्लम के प्रोजेक्ट्स है वो खुद करना चाहेंगे, जैसे हमारे मित्र ने कहा था, और खुद TDR अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, तो फिर वो कंप्लीटली हेज हो जाते हैं और किसी पे भी निर्भर नहीं रहते, ना डिपेंडेंट रहते। तो ये एक नया ट्रेंड भी देखने को मिलेगा हमें काफी जल्दी। शुभांकर जी, आप बताइए, डिमांड सप्लाई में गैप कितना है? हम 10 लाख स्क्वायर फीट की बात करें कि माल इतना मार्केट में है, लेकिन अभी डिमांड कितने की है? मेरे हिसाब से कुछ 70 या 80 लाख की डिमांड है। जी, तकरीबन उतना ही है। हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। पर एक चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है और जहाँ पे सरकार से TDR खरीदने की बात होती है, जिसको प्रीमियम FSI कहा जाता है, अभी ये प्रीमियम FSI भी कुछ सस्ती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो रेडी रेकनर रेट से लेता है जो गवर्नमेंट रेट है, और बहुत सारे जगहों में ये काफ़ी महंगा पड़ता है, TDR कॉस्ट से भी ज़्यादा होता है। तो TDR के ये मसले को सुलझाने का एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कॉस्ट का भी ध्यान में रखे जाना चाहिए। नहीं, लेकिन जो MCHI की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि वो कैप को बढ़ाकर 33% से 67% कर दे, बसेश जी, क्या उसके होने से TDR दाम कम हो जाएंगे? क्योंकि अगर इकोनॉमिकली डिमांड सप्लाई गैप की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या यदि सरकार के हाथ में आ जाते हैं तो क्या उससे ये दाम कम हो जाएंगे? जी, मैं वही बता रहा था, जो गवर्नमेंट 33% TDR अभी देता है वो फ्री में नहीं देता है, उसके लिए एक चार्ज होता है। गवर्नमेंट भी एक रेट से उसको सेल करता है, और वो रेट भी कम नहीं है TDR से। और क्योंकि तो मेरा कहने का वही मतलब है, वो लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है। अगर आप बांद्रा में TDR यूज़ करना चाहे या कांदिवली में करना चाहे तो लोकेशन के हिसाब से आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, तो वो कई जगह में बहुत ज़्यादा है लोकेशन के हिसाब से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बढ़ाना एक अच्छी कदम है, इससे अभी जो क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक कम होगा, पर इसके कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि वो कॉस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, तो गवर्नमेंट के हाथ में है। जी, तो गाला साहब, आपकी तरफ से सरकार को क्या
आप क्या चाहते हैं सरकार से? MCHI की तरफ जो आपने मांग की, किन चीजों पे आपकी मांग है जिससे TDR के दाम कम हो जाएं? एक तो मोनोपोली तोड़नी बहुत जरूरी, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन और क्या मांग करते हैं आप जिससे TDR के दरों में थोड़ी बहुत गिरावट आए? डायरेक्टली TDR रिलेटेड मांग नहीं है, बट एक स्टैटिस्टिक्स है। 2004 में एक रिसर्च रिपोर्ट था जिसने कहा कि एक एवरेज मुंबईकर 3 स्क्वायर मीटर के कम जगह में रहता है। मुंबई जैसी बड़ी जगह है, उसकी टोपोग्राफी बहुत यूनिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हाउसिंग एक चैलेंज रहा है और हमेशा रहेगा। तो डेफिनेटली अगर हम मुंबई को शंघाई या न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हैं या उम्मीद करते हैं कि मुंबई नेक्स्ट न्यूयॉर्क का शंघाई बने, तो हमें टॉल राइजेस चाहिए। उसके लिए मे बी TDR नहीं तो FSI रूल के साथ कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट को डेफिनेटली फास्ट ट्रैक करना चाहिए, और एक रेडी रेकनर रेट है उसका कंप्लीट इन्फ्लेशन के साथ और रियलिटी डिमांड के साथ एक प्रॉपर लिंक होगा, तब मुझे लगता है कि ओवरऑल प्राइस डिमांड एक अफोर्डेबल क्वालिटी पे आएगा। खाली TDR इज नॉट द सोल्यूशन, हमें पूरा ये FSI गेम और डिमांड और उसका प्राइसिंग, ये तीनों को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैच करके प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब एक फिजिबल सोल्यूशन आएगा। मेरे हिसाब से TDR का जो मसला है वो FSI की वजह से ही शुरू हुआ था कि ज्यादा FSI मिलेगा तो डेवलपर को भी फायदा और ग्राहकों को भी फायदा। तो बसेश जी, गाला साहब, किस प्रकार के FSI की मांग करें? 2.5, 2, 3, ये तो मांग चली आ रही है, लेकिन आपके हिसाब से मुंबई को एक अफोर्डेबल मार्केट, हालांकि बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक आम नागरिक के लिए वहां अफोर्डेबिलिटी हो जाए, उसके लिए कितना FSI होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैंने कहा, मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी है और कभी कभी ज्यादा FSI देने से हम मैनहट्टन और शंघाई में देखते हैं हाई राइजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट्स हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए और रीजन वाइज डिमार्केशन प्रॉपर होना चाहिए। एक बहुत इंकरेजिंग मूव था जब साउथ बॉम्बे में FSI 3 हो गया, तो आई थिंक मुंबई का एरिया का एक क्विक और एफिशिएंट स्टडी होना चाहिए, और हर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और टोपोग्राफी को ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से ऑप्टिमल FSI लेवल 3 के आसपास अगर करते एवरेज, तो काफी हद तक प्राइसिंग में और हाउसिंग प्रॉब्लम में काफी सोल्यूशन आ जाएगा। शुभांकर जी, आप इस बात से सहमत हैं कि एरिया वाइज यदि 2.5 से 3 FSI हो जाए तो काफी हद तक समाधान हो सकता है? जी, FSI बढ़ाना एक चीज़ का समाधान है, पर ये दूसरे चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सड़कों में गाड़ी बढ़ जाएगी, आपको पानी की, बिजली की, सीवरेज सिस्टम की, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो जैसे कि मिस्टर गाला ने कहा कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ होना चाहिए, तो मैं उसे इत्तेफाक रखता हूँ। अभी जो मौजूदा FSI प्लस TDR मिला के जो 2 का नेट FSI मिलता है प्लॉट के ऊपर, वो कम नहीं है, वो मेरे ख्याल से ठीक है। उससे मेरे ख्याल से जो बेस FSI है उसमें थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए, तो उससे प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो सकता है। अब एक बेस FSI आज के तारीख में आई थिंक ये थोड़ा कम लगता है मेरे को। चाहे TDR का मसला हो, चाहे FSI का, जिस प्रकार मुंबई की आबादी बढ़ रही, जिस प्रकार लोग आते हैं काम करने के लिए, आने वाले समय में और दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी और सरकार को काफ़ी कार्य करना पड़ेगा इस संदर्भ में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्त है छोटे से एक ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि किस मार्केट में कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट। कहीं जाइएगा मत।